गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं मिथिलेश वर्मा आज आप लोगों के बीच पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पीछे देख चुके हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो JTET, CTET या किसी भी स्टेट का टेट्स की तैयारी कर रहे हैं और वो 1 to 5 में टीचर बनने की सोच रहे हैं। यह वीडियो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है और उसका व्याख्या भी हम लोग यहाँ करते हैं ताकि हम लोग परीक्षा में उसको सॉल्व कर सकें। पहला प्रश्न है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। तो हवा में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? 23%, 44%, 40% या 21%। तो इसका सही आंसर होगा 21%। फोर्थ हमारा आंसर सही होगा। तो वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% और शेष 0.97% में गैसें शामिल हैं। तो आपका ऑक्सीजन की यदि बात करें तो 21% है इसमें, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है किसमें? सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, चौथा है वायरसों द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है तो इसका सही आंसर होगा कि सभी हरे पौधों द्वारा। सटीक आंसर यही होगा इसका। आइए थोड़ा हम लोग डिटेल देख लें इसका। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों से, ध्यान रखिएगा, अपने हरे रंग वाले अंगों से, जैसे पत्ते द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ये हुआ प्रकाश संश्लेषण संपादित करते हैं सभी हरे पौधे। तीसरा प्रश्न है भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ, फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता हम लोग नापते हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ यंत्र में रिएक्टर पैमाना लगा रहता है। नेक्स्ट है दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर या 22 दिसंबर। तो इसका सही आंसर होगा आपका 22 दिसंबर। 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। तो आइए देखते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, परपेंडिकुलर एकदम पड़ता है। यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को पड़ता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी तथा इनका प्रसिद्ध वाक्य था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का, राजस्थान का, असम का
या उत्तर प्रदेश का? तो इसका सही आंसर होगा आपका तीसरा, असम। बिहू भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है किसके द्वारा? एसटीपी के द्वारा, एटीपी के द्वारा, या बीओडी के द्वारा, या डब्ल्यूपीएल के द्वारा? तो नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी में किसी नदी में जल के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है कौन सा? कॉलरा, टाइफाइड, जुकाम या मलेरिया? तो वायरस से होने वाले जो रोग हैं वो आपका है जुकाम। सर्दी, खांसी और जुकाम जो होता है वो वायरस के संक्रमण के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर आपका होगा थर्ड। तो आइए देखते हैं। जुकाम वायरस से होने वाला संक्रमण है, जबकि टाइफाइड आप देख रहे हैं, टाइफाइड, कॉलरा या मलेरिया जल जनित रोग है। जुकाम आसानी से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसके लक्षणों में खांसी, गले की खराश, नाक का स्राव तथा ज्वर आता है। यह आमतौर पर 1 सप्ताह में समाप्त हो जाता है। इसका मुख्य विषाणु राइनो वायरस है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? आर्द्रता, तापमान, पवन या वृष्टि? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका वृष्टि। चौथा आंसर सही होगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण 2 कटिबंध में स्थित है। उष्ण तथा समशीतोष्ण 2 कटिबंध में स्थित है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो वृष्टि है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल, तापमंडल, क्षोभमंडल या आयनमंडल? तो इसका सही आंसर जो होगा आपका होगा मध्यमंडल। मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी मध्यमंडल है, क्योंकि मध्यमंडल तक वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा मध्यमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है वो आपका है मध्यमंडल। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन या मीथेन? तो ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस आपका मीथेन है। इसको मीथेन भी बोलते हैं। तो सही आंसर हमारा होगा 4। तो ग्रीन हाउस वे गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती है। तो तापमान को बढ़ाने में जो सहायक होती हैं उनसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर जो है इन सबों में से 4 में से हमारा प्रेजेंट जो है वो मीथेन है। तो इसका सही आंसर जो होगा मीथेन होगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई कब? 1982, 1973, 1992, 1996? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुआ वो 1973 को हुआ। तो सही आंसर जो होगा हमारा 2 होगा। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क
उत्तराखंड से की गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड से की गई थी। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 मेरिडियन आम्योत्तर पर खींची है? तो उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान आम्योत्तर रेखा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी तल पर 1800 मेरिडियन आम्योत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा गया है। तो ये काल्पनिक रेखा है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुआ को, चींटी को, मधुमक्खी को या तितली को? तो किसान का मित्र जो बोला जाता है वह केंचुआ को बोला जाता है। सही आंसर होगा एक। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि केंचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करते हैं, जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। इसलिए केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन, पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे चिपको आंदोलन के बारे में, से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से या छत्तीसगढ़ से? तो आपका इसका सही आंसर जो होगा वो थर्ड होगा, उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों के कटाव के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई थी। इस आंदोलन को वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया था। तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है जीवों के व्यवहार का अध्ययन? नियोलॉजी, इटियोलॉजी, इथोलॉजी या डेमियोलॉजी? तो आप ध्यान रखेंगे कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है वो इथोलॉजी में किया जाता है। सही आंसर होगा मेरा 3। आइए थोड़ा देखें इसका डिटेल। विज्ञान के इथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नियोलॉजी विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो किया जाता है तो वो नियोलॉजी में किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, नियोलॉजी और इथोलॉजी थोड़ा सा अंतर है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल में क्या ज़्यादा पाया जाता है? ब्रोमीन पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है या लोहा पाया जाता है? क्योंकि समुद्री शैवाल तो समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो समुद्री शैवाल में मैक्सिमम महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है समुद्री शैवाल आयोडीन का होता है। तो आइए देखते हैं डिटेल इसका। समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसकी कमी से ग्वाइटन घेघा रोग हो जाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। समुद्री शैवाल में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल लेमिनेरिया या सिवार है। यह व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। तो समुद्री शैवाल में सबसे ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है। सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? उद्योगों में, वाहनों में, खाना बनाने में या वाहनों एवं उद्योगों में? सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग किस में करते हैं हम लोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाहनों में तथा उद्योगों में। सीएनजी का फुल फॉर्म कभी पूछ लिया जाता है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग वाहनों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पर्यावरण जागरूकता तो पहला है क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, व्याख्यान द्वारा, समूह वार्तालाप द्वारा या अध्ययन के द्वारा। तो जागरूकता किसमें कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्षेत्रीय भ्रमण।
क्षेत्रीय भ्रमण से हम लोग पर्यावरण के प्रति जागरूकता ला सकते हैं। तो विद्यार्थी में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने के लिए उसको क्षेत्रीय भ्रमण कराना चाहिए, जिसके तहत उनको वास्तविक पर्यावरण व मानव जीवन में उनकी उपयोगिता का ज्ञान होगा तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वे प्रोत्साहित होंगे। तो इसका सही आंसर होगा क्षेत्रीय भ्रमण। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एलपीजी का संक्षिप्त रूप है कि एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। इसका मतलब है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो लॉक पैसेंजर गाड़ी, या तो लो पेड गेम्स, तीसरा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और चौथा है लोकल पेट्रोलियम गैस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी, एल फॉर लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम, जी फॉर गैस। तो एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी के मुख्य अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन हैं। ये पूछ लेता है कभी कभार, एलपीजी के मुख्य अवयव कौन हैं, तो ब्यूटेन और प्रोपेन हैं। आजकल एलपीजी शीतलक के रूप में सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर क्रमशः अधिकाधिक प्रयुक्त होने लगी है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। तो वो एक्स किरण को अवशोषित करती है, या गामा किरणों को, या पराबैंगनी किरणों को, या बीटा किरणों को। तो इसका सही आंसर होगा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। ओजोन परत की सांद्रता डाबसन इकाई द्वारा मापी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ओजोन परत की सांद्रता किसके द्वारा मापी जाती है, तो डाबसन, यह एक मात्रक है, इस इकाई है डाबसन इकाई। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह रात्रिचर है, दूसरा उड़ता है, तीसरा शाकाहारी है, और चौथा बच्चे देता है। तो चमगादड़ स्तनधारी क्यों है, तो इसका सही आंसर जो होना है वो होगा बच्चे देता है, इसीलिए इसको स्तनधारी कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ। जीव वैज्ञानिकों ने चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा है क्योंकि चमगादड़ बच्चे को जन्म देती है तथा उन्हें दूध पिलाती है। चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है, रात्रिचर प्राणी मतलब रात को भोजन की तलाश में निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कौन सा रसायन है, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, या पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। मेघ बीजन, कृत्रिम वर्षा आप लोग समझ रहे होंगे, एक यंत्र है जिसके द्वारा पौधों में पानी दिया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीज के रूप में किया जाता है। तो मेघ बीजन के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग होता है, सिल्वर आयोडाइड। नहीं है बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे, जेट्रोफा से, यूट्रिकुलेरिया से, देवदार से, या तो यूकेलिप्टस से। तो इसमें सबसे सटीक आंसर जो होगा वो जेट्रोफा होगा। इसका सही आंसर जो होगा जेट्रोफा होगा। और जेट्रोफा जो है वो बायोडीजल संयंत्र
ये देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। तो बायोडीजल मतलब डीजल, डीजल किससे तैयार किया जाता है, कौन से पौधा से तैयार किया जाता है, तो वो जेट्रोफा एक पौधा होता है। और देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा मतलब आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। तो ये भी पूछ लेता है कभी कभार कि काकीनाडा कहाँ पर स्थापित किया गया था और किससे बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। तो सांप, हाथी, शेर या बकरी। द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता है वो होगा आपका सांप। हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, जबकि शेर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। शेर तृतीय श्रेणी का, सांप, हाथी एवं बकरी, ये हाथी और बकरी जो है वो आपका प्रथम श्रेणी का है। तो सांप और हाथी और बकरी ना, हाथी और बकरी प्रथम श्रेणी का हो गया, तो सांप जो हो गया वो आपका द्वितीय श्रेणी का। तो ध्यान रखेंगे, शेर तृतीय श्रेणी, बकरी और हाथी प्रथम श्रेणी और सांप जो है द्वितीय श्रेणी का जीव है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि झूम खेती होती है। झूम खेती कहाँ होती है, बिहार में, केरल में, मेघालय में या तमिलनाडु में। तो झूम खेती जो होती है वो आपका मेघालय में तो होती है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, झूम खेती है क्या। तो झूम खेती पर्वतीय एवं पठारीय क्षेत्रों पर की जाती है। झूम खेती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। यह अस्थायी कृषि पद्धति होती है तथा यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, जैसे मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि प्रमुख राज्य हैं। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई कर कृषि की जाती है। जैसे ही वहाँ मृदा से उर्वरता समाप्त होती है तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो इसी को कहते हैं झूम खेती। तो झूम खेती कहाँ होती है, तो मेघालय में, नागालैंड में, मणिपुर में। तो हमारा यहाँ ऑप्शन में मेघालय है, तो मेघालय हमारा सही आंसर होगा। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का। तो ध्यान रखेंगे, शुष्क बर्फ तो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को कहते हैं। नेक्स्ट है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है एनहाइड्रस लवण, हाइग्रोस्कोपिक लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रोफोबिक लवण। तो इसका सही आंसर होगा हाइग्रोस्कोपिक लवण। तो लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। तो हाइग्रोस्कोपिक लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरह आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। तो विश्व उष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारक है। विश्व उष्मायन मतलब इसको अंग्रेजी में हम लोग बढ़िया से समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन से एक कारक है, पेड़ पौधे से निकली गैसें, वाहनों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारक क्या है, एक तो सही आंसर जो होगा इसका वाहनों से निकली गैसें। तो विश्व उष्मायन मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन से गैस जिम्मेदार होते हैं, CO2, N2O, CH4 आदि गैस उत्तरदायी हैं। ये गैसें वाहनों के इंजनों के दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है तथा ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर विश्व उष्मायन जैसी समस्या पैदा करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो
वाहनों से निकली गैसें हैं वही एक कारक है। नेक्स्ट है हम लोगों का, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाने के लिए? तो इसका पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है नाइट्रोजन। तो प्रदूषण कम करने के लिए पौधे किसका अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। इसका सही आंसर होगा 1। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है। तो मित्रों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के बीच में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।